चलिए आज इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं एक ऐसे शासक की कहानी जो सिर्फ एक विजेता नहीं था, बल्कि उसने एक पूरे स्वर्ण युग की नींव रखी थी। भारत का नेपोलियन, ये टाइटल सुनते ही दिमाग में एक सवाल आता है ना। आखिर कौन था ये? एक ऐसा योद्धा, ऐसा कमांडर जिसकी तुलना नेपोलियन से की जाती है। तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और ये खिताब मिला था गुप्त साम्राज्य के महान सम्राट समुद्रगुप्त को। जी हाँ, समुद्रगुप्त, एक ऐसा शासक जिसने सिर्फ एक बहुत बड़े साम्राज्य का सपना नहीं देखा, बल्कि उसे अपनी तलवार के दम पर हकीकत में बदल भी दिया। तो सवाल ये है कि उन्हें भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है। चलिए इस टाइटल के पीछे की कहानी को जरा और करीब से समझते हैं। देखिए, आधुनिक इतिहासकारों ने उन्हें ये उपाधि उनकी कमाल की मिलिट्री जीनियस की वजह से दी। उनकी जो सैन्य रणनीति थी वो बेजोड़ थी। उनके हमले बिल्कुल बिजली की तरह तेज और एकदम सटीक होते थे। मतलब उन्होंने देखते ही देखते पूरे उपमहाद्वीप का नक्शा ही बदल कर रख दिया था। तो आखिर समुद्रगुप्त की ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? जब वो गद्दी पर बैठे तो हालात क्या थे और उनका उनका असली मकसद क्या था? सोचकर देखिए, लगभग 335 सीई में वो अपने पिता चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गद्दी पर बैठते हैं और उसके बाद अगले 40 साल वो लगातार सैन्य अभियानों में लगे रहते हैं। और जब 375 सीई के आसपास उनका दौर खत्म होता है तो वो अपने पीछे एक बहुत बड़ा, एक ताकतवर साम्राज्य छोड़ के जाते हैं। उनका लक्ष्य एकदम क्लियर था। उन्हें गुप्त वंश को पूरे उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी, सबसे डोमिनेंट पावर बनाना था। बस यही उनका एकमात्र मकसद था। और अब आती है कहानी की सबसे दिलचस्प बात। अपने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए समुद्रगुप्त ने एक नहीं बल्कि दो अलग-अलग तरह की रणनीतियां अपनाई, और यही उनकी कमाल की सूझबूझ का सबसे बड़ा सबूत है। उत्तर भारत के लिए उनकी पॉलिसी एकदम सीधी थी, जीतो और अपने साम्राज्य में शामिल कर लो, मतलब पूरी तरह से कब्जा। लेकिन दक्षिण भारत के लिए उनकी रणनीति वो बिल्कुल अलग थी। वहां उन्होंने दुश्मनों को हराया, पर उनके राज्य को अपने अधीन किया, कब्जा नहीं। और जब हम उत्तर की बात करते हैं तो उनकी कामयाबी का अंदाजा लगाइए। एक या दो नहीं, पूरे 9 राजाओं को उन्होंने हराया और उनके राज्यों को सीधे गुप्त साम्राज्य में मिला लिया। और दक्षिण में वहां यह आंकड़ा और भी बड़ा था। पूरे 12 शासकों को हराया और उन्हें अपनी अधीनता स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया। तो यहाँ रणनीति का फर्क साफ है ना? उत्तर के राज्य तो सीधे गुप्त साम्राज्य का हिस्सा बन गए, जिन पर डायरेक्ट कंट्रोल था। लेकिन दक्षिण के राजाओं को उनकी गद्दी वापस दे दी गई। शर्त बस ये थी कि वो समुद्रगुप्त को अपना राजा मानेंगे और टैक्स देते रहेंगे। यही वो स्मार्ट मूव था जिसकी वजह से इतना बड़ा साम्राज्य संभल पाया, स्थिर रह पाया। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि ये सारी बातें हमें इतने यकीन के साथ कैसे पता है? तो इसका जवाब है इलाहाबाद का स्तंभ शिलालेख। इसे उनके दरबारी कवि हरिसेन ने लिखवाया था। ये सिर्फ पत्थर पर लिखी कुछ लाइनें नहीं हैं, ये समुद्रगुप्त की जीतों का जीता जागता सबूत है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्या समुद्रगुप्त सिर्फ एक महान योद्धा थे? नहीं, उनकी शख्सियत का एक और पहलू है जो तलवार की धार से एकदम अलग है। और यकीन मानिए, यही पहलू उन्हें और भी खास बना देता है। जरा सोचिए, एक ऐसा सम्राट जिसके हाथ में तलवार भी है और वीणा भी, और दोनों पर उसकी पकड़ कमाल की है। उनके जमाने के सिक्कों पर उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि वो जितने बड़े विजेता थे, उतने ही माहिर संगीतकार भी थे। और बात सिर्फ संगीत तक ही नहीं रुकी, वो खुद एक बेहतरीन कवि थे, कला के बड़े संरक्षक थे और संस्कृत साहित्य को उन्होंने बहुत बढ़ावा दिया। मतलब वो सिर्फ जंग के मैदान के हीरो नहीं थे, बल्कि कला और संस्कृति की दुनिया के भी एक बड़े नाम थे। तो एक तरफ ये महान विजेता और दूसरी तरफ ये कलाकार, इन दोनों खूबियों ने मिलकर भारत के लिए क्या किया? आखिर कैसे इन दोनों ने मिलकर उस चीज की नींव रखी जिसे हम आज गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग कहते हैं? देखिए, ये एक पूरी चेन थी। सबसे पहले उनकी सैन्य जीतों से पूरे देश में एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई, मतलब एक तरह की शांति। और जब शांति होती है तो कला और संस्कृति फलती फूलती है। और जब ये सब होता है तो देश में आर्थिक समृद्धि अपने आप आती है। एक के बाद एक सब कुछ जुड़ता गया। और यही समुद्रगुप्त की सबसे बड़ी देन है। उन्होंने वो मजबूत बुनियाद तैयार की जिस पर गुप्त साम्राज्य का वो शानदार स्वर्ण युग खड़ा हुआ।
एक ऐसा दौर जिसे आज भी भारत के इतिहास का सबसे सुनहरा पन्ना माना जाता है। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है कि एक शासक की असली विरासत क्या होती है? क्या वो एक योद्धा होता है, एक कलाकार होता है, या फिर एक साम्राज्य बनाने वाला? समुद्रगुप्त की कहानी सुनने के बाद ये सवाल वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है।